जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं मोन अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। टॉपिक नंबर 2.4 है कि मोशन के साथ जो टर्म्स अटैच हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे कि जब भी कोई बॉडी मूव करता है तो उसके साथ कौन कौन सी जो इस्तिलाहात हैं, कौन सी टर्म्स हैं जो एसोसिएटेड होती हैं। अब इसमें जो सबसे पहली जो हमारे पास डेफिनेशन है या जो पहली टर्म है दैट इज पोजीशन, कि जब भी कोई बॉडी मूव कर रहा होता है तो साफ ज़ाहिर है उसकी कोई ना कोई पोजीशन होती है कि उसकी क्या पोजीशन है, वो कहाँ पे है, तो इसको हम कैसे बताते हैं। फिर उसके बाद उसका डिस्टेंस, उसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एंड सो ऑन, इस तरह की जो क्वांटिटीज़ हैं इनके बारे में ना आज हम लोग सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस हवाले से जो सबसे पहली जो टर्म है दैट इज पोजीशन, कि पोजीशन से क्या मुराद है। देखिए, फर्ज कर लेते हैं कि ये कोई पार्टिकल है, ये कोई बॉडी है जो प्लेन के अंदर मौजूद है, इसकी पोजीशन हम कैसे बताते हैं। तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि हम लोग सबसे पहले तो एक रेफरेंस पॉइंट सेट करते हैं, फिर उस रेफरेंस पॉइंट से किसी खास सिमत के अंदर जिस्म का या बॉडी का डिस्टेंस और उसकी डायरेक्शन, ये उसकी पोजीशन कहलाता है। किसी बॉडी का किसी खास रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस और डायरेक्शन, ये उसकी पोजीशन कहलाता है। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे मैंने इसको लिखा हुआ है तो इसकी पोजीशन को हम, पार्टिकल की पोजीशन को हम लिख रहे हैं पी ऑफ एक्स वाई। पी ऑफ एक्स वाई, एक्स से मुराद है कि इस पार्टिकल का इस रेफरेंस फ्रेम के अंदर एक्स एक्सिस पर फासला, और वाई से मुराद है कि इसका वाई एक्सिस पर फासला, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं कि इससे मुराद एक्स कोऑर्डिनेट है और इससे मुराद वाई कोऑर्डिनेट है, क्योंकि ये जहाँ पे हमने इस बॉडी की पोजीशन शो की हुई है ये दरअसल एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसे 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, जो उस बॉडी की पोजीशन बताता है जो प्लेन के अंदर मौजूद हो। तो स्टूडेंट्स, इसकी जो डेली लाइफ से मिसाल आप बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपसे अगर कोई पूछता है कि जी कायद आज़म का मज़ार जो है वो कहाँ पे है, हम उसको बताते हैं कराची के अंदर। ठीक है, इसी तरह से अगर हमसे कोई मीनार पाकिस्तान के बारे में पूछता है तो हम कहते हैं लाहौर के अंदर। इसी तरह से अगर कोई हमसे शाही किला के बारे में पूछता है तो हम कहते हैं जी लाहौर में बादशाही मस्जिद के पास है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये तीनों बातें जो मैंने की हैं तो इनमें हमने पोजीशन बतानी थी मज़ार कायद की, तो उसके लिए रेफरेंस मैंने कराची सेट किया। इसी तरह से जब हम बताते हैं मीनार पाकिस्तान की तो उसके लिए हम लाहौर को जो है वो रेफरेंस के तौर पर बयान करते हैं। और अगर शाही किला की हम बात करते हैं तो फिर रेफरेंस हमने सेट किया बादशाही मस्जिद को, और फिर उसके लिहाज से ना हमने बताया कि जी फलां जगह पे है। इसी तरह से जब आप साइंस में या फिजिक्स में आके किसी भी पार्टिकल की पोजीशन बताते हैं जो प्लेन के अंदर हो तो उसके लिए आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि 2 तरह का था, एक हमारे पास 2 डायमेंशनल था और एक 3 डायमेंशनल था। 2 डायमेंशनल जो प्लेन के अंदर पोजीशन को बताता है और 3 डायमेंशनल जो है वो स्पेस के अंदर बताता होता है। तो पोजीशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम इस तरह से करते हैं कि डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट in a specific direction is called position। कि किसी जिस्म की एक रेफरेंस पॉइंट से खास सिमत के अंदर जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं उसकी पोजीशन। अच्छा, अब हम अगली टर्म को जरा देखते हैं। नेक्स्ट टर्म जो है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कि जब भी कोई बॉडी जो है वो मूव करता है तो वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है, इन दोनों के अंदर क्या फर्क है, तो इस बात को भी हम देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये पार्टिकल जो है ये मौजूद था। अब फर्ज करें कि ये पार्टिकल जो है वो यहाँ से मूव करता है, इसी के अंदर, इसी प्लेन के अंदर रहते हुए ये अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करता है, और वो इस तरह से कुछ चेंज करता है। मिसाल के तौर पर ये जो है ना, यहां से ऐसे चलता है, इधर चला जाता है,
फिर कहीं वो ऐसे आ जाता है और इस तरह से ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है और यहाँ पे ये चला जाता है। मिसाल के तौर पर ये इस पॉइंट के ऊपर जो है वो चला गया हुआ है। फर्ज कर लेते हैं कि जी ये इस पॉइंट पर आ गया हुआ है। अब इसमें पोजीशन, अब देखें इसकी जो पहली पोजीशन थी इसको हम अब कहेंगे P1 और X1 Y1, और जो अब इसकी पोजीशन है इसको हम कहेंगे P2 ऑफ X2 एंड Y2, क्योंकि अब इसने अपने कोऑर्डिनेट्स जो है वो बदल लिए हुए हैं। ठीक है, कि ये इसका X कोऑर्डिनेट अब ये हो जाएगा। ठीक है, ये पहला जो है ये X1 था, तो अब ये जो है ना ये आपके पास हो जाएगा इसका X2, क्योंकि अब इसने ये चेंज कर लिया हुआ है। ये X1 था पहला और ये Y1 था। ठीक है, इसी तरह से आप जो है ना इसको अगर आप यहां से देखेंगे इस पॉइंट से, तो इसने अपनी पोजीशन जो है Y एक्सिस के लिहाज से भी जो है वो चेंज कर ली हुई है। ये देखिए, क्योंकि अब इसकी पोजीशन ये है तो यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा दिस इज Y2। तो अब इसने अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर ली हुई है। तो ये जब इसने पोजीशन चेंज की है तो साफ जाहिर है इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि जब भी कोई बॉडी पोजीशन चेंज करता है तो वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है, वो फासला तय करता है। अब ये जो बॉडी ने मूव किया है, इस रास्ते की लंबाई को, इस पाथ की लेंथ को ना हम कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है, इस पूरे रास्ते की लंबाई अगर हम नापना शुरू कर दें तो ये पूरे रास्ते की जो लंबाई है ये इसका डिस्टेंस कहलाएगी। और अगर इसी लंबाई को हम ऐसे नापें कि हम डायरेक्ट जो है पॉइंट P1 से पॉइंट P2 की तरफ ऐसे सीधे रास्ते पे चले जाएं, शॉर्टेस्ट लाइन पे अगर हम चले जाएं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे चले जाएं, तो फिर ये इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो अब हम इसको जो है ना वाजे करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है ये क्या है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है, और दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम इनको डिफाइन करेंगे। डिस्टेंस से मुराद है लेंथ ऑफ द पाथ traveled by the body is called distance। ठीक है जी, रास्ते की लंबाई को जो बॉडी ने ट्रेवल किया है उसको हम डिस्टेंस कहेंगे। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसको हम कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। के दो नुकात के दरमियान, दो पॉइंट्स के दरमियान, दो पोजीशंस के दरमियान जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। अब दूसरा जो पॉइंट है इस हवाले से कि देखें, दोनों के अंदर हमने कुछ लंबाई जो है वो ली है, तो लंबाई का यूनिट जो है वो मीटर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का यूनिट तो होगा मीटर। लेकिन एक बात और यहाँ पे आप गौर कीजिए कि जब बॉडी जो है ना वो पोजीशन अपनी चेंज कर रहा है इस तरह से, तो इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, कोई खास डायरेक्शन नहीं है। तो जब कोई खास डायरेक्शन ना हो तो फिर हम कहते हैं कि ये क्वांटिटी स्केलर है। तो इसका मतलब ये निकला कि जो डिस्टेंस है वो स्केलर होगा। जबकि आप डिस्प्लेसमेंट को देख रहे हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है ना वो भी हमने बनाई है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो है ना जी स्केलर क्वांटिटी है, जो डिस्टेंस है ये स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, नंबर 2, इसका जो यूनिट है, यूनिट चूंकि लेंथ है तो इसका यूनिट मीटर हुआ करता है, तो इसका यूनिट मीटर होगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप कहेंगे
कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट्स अगर वेक्टर हो तो उसकी दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरे उसकी डायरेक्शन। तो हम लोग पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हुए हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसे हम एक उसे स्ट्रेट लाइन से जाहिर करते हैं जिसके ऊपर एरो होता है। तो उस लाइन की जो लंबाई है, उसकी जो लेंथ है, वो दरअसल मैग्नीट्यूड को जाहिर करती है, और जो एरो हेड है वो इसकी डायरेक्शन को शो करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, तो जरूर होगी इसकी डायरेक्शन। तो इसको हम कहेंगे जी, इसकी डायरेक्शन जो है डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन या पॉइंट, इसकी जो डायरेक्शन है वो इनिशियल पॉइंट से ले फाइनल की तरफ होगी। अच्छा, यानी जहां से बॉडी चला है और जहां पे जाके ये रुका है, या जोन से दो पॉइंट्स आपने सिलेक्ट किए हैं उसके रास्ते के, जहां जिनके दरमियान आपने डिस्प्लेसमेंट लेना है, तो उनके दरमियान जो है ना आप पहले पॉइंट से लेकर आखिरी पॉइंट की तरफ उसकी डायरेक्शन देंगे। बाकी इसका जो यूनिट है सब जाहिर है, उसका यूनिट आप लिखेंगे ये भी उसी तरह से मीटर होगा। तो ये स्टूडेंट्स इनके दरमियान फर्क है। अच्छा, अब यहाँ पे ना इसकी जो डेफिनेशन है वो एक और तरह से भी हम करते हैं कि व्हेन बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, कि जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करता है देन डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, या दोनों होंगे या कोई नहीं होगा। ये आप ऑप्शन इस तरह से कह सकते हैं। तो जब चेंज इन पोजीशन की सिर्फ आप बात करते हैं तो फिर आप कहेंगे यहां से ऑप्शन डिस्टेंस को जो है वो टिक करेंगे। इसी तरह से अगर कहेंगे कि चेंज इन पोजीशन इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, किसी मखसूस डायरेक्शन के अंदर बॉडी का जो चेंज इन पोजीशन है वो उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो आई होप कि आप इस फर्क को जो है वो समझ चुके होंगे कि चेंज इन पोजीशन जो है वो सिर्फ डिस्टेंस कहलाता है, जबकि चेंज इन पोजीशन किसी खास डायरेक्शन के अंदर हो तो फिर वो उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब हम आगे चलते हैं कि इनकी स्पीड और वेलोसिटी, कि जब ये बॉडी मूव कर रहा था तो इसकी स्पीड और वेलोसिटी जो है ना वो क्या होती है, और इन दोनों के दरमियान फिर क्या फर्क है। तो इनको भी हम उसी तरह से जो है वो डिफाइन करेंगे जैसे हमने पहले टर्म्स को देखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी स्पीड को। स्पीड इसको हम डिफाइन करते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड by the body in unit time. Unit time is called speed। कि बॉडी यूनिट टाइम के अंदर जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होता है उसको हम कहते हैं उसकी स्पीड। अच्छा, इसको हम डिनोट करते हैं जी, स्पीड को डिनोटेड बाय, हम लिख सकते हैं डिनोटेड बाय v, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है स्पीड का वो हम लिखेंगे जी, फॉर्मूला v इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ओवर टाइम। v इज इक्वल टू s ओवर t, क्योंकि डिस्टेंस को जो है हम s से जाहिर करते हैं और टाइम को हम t से जाहिर करते हैं, तो स्टूडेंट्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये स्पीड है क्योंकि यहाँ पे जो दो क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं वो आप देखें, एक डिस्टेंस है जो खुद एक स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इन दोनों की वजह से जो हमें एक और फिजिकल क्वांटिटी यानी अपना स्पीड मिल रही है वो भी स्केलर होगी। तो यहाँ से हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास क्वांटिटी है स्पीड, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, यानी इसकी डायरेक्शन जो है वो नहीं होगी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। फिर दूसरे नंबर पे हम इसका यूनिट बताया करते होते हैं, तो इसका जो यूनिट है वो भी आप बता सकते हैं यहाँ से। यूनिट इसके फार्मूले से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एस से मुराद जो है वो डिस्टेंस है यानी मीटर, और टी का यूनिट जो है वो सेकंड होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं मीटर
पर सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है। अच्छा, इसी तरह से जब आप वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं तो उसमें जो है ना हम क्या कहेंगे, उसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स इन दोनों में एक थोड़ा सा फर्क है, इनकी जो डेफिनेशन है। देखिए यहाँ पे हमने कहा था डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो अब डिस्टेंस को अगर आप डिस्प्लेसमेंट कह देंगे तो फिर ये डेफिनेशन आपकी हो जाएगी वेलोसिटी के लिए। तो अब आप इसको डिफाइन कर सकते हैं उसी तरह से, यानी डिस्प्लेसमेंट traveled by the body in unit time is called velocity। अच्छा, अब इसका जो फॉर्मूला है वेलोसिटी का उसी तरह से आप लिखेंगे। देखें, इसको भी आप v से ही डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को भी हम v से डिनोट करेंगे, और इसको हम लिखते हैं v दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ऐसे, ठीक है जी। अच्छा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा d ओवर डेल्टा t। जो ऊपर हमने स्पीड के बारे में कहा था, इसको भी आप डेल्टा s ओवर डेल्टा t भी कह सकते हैं, चेंज इन डिस्टेंस भी इसे कहते हैं, और इसको जो है ना डेल्टा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट भी कहलाता है। अब इसी फॉर्मूले को जो है ना हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, v दैट इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जो है ना, इसको आप ऐसे लिखते हैं d2 माइनस d1 डिवाइडेड बाय डेल्टा t से मुराद होता है t2 माइनस t1। और जो इसकी दूसरी कुछ चीजें हैं, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी है जो वेलोसिटी है, यहाँ से आप कहेंगे इसको कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब वेक्टर है तो फिर इसकी डायरेक्शन भी होगी, ऑफ कोर्स होगी। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, या डायरेक्शन ऑफ मोशन के अंदर होती है, डायरेक्शन इसकी मोशन की तरफ जो है ना वो होगी। और इसका जो यूनिट होगा, यूनिट वो भी आप यहाँ से अगर देखें तो डिस्प्लेसमेंट ये भी कुछ लंबाई है, और टाइम जो है ना उसको आप सेकंड में नापते हैं, तो इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड होगा। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ से ना हम लोग एक चीज थोड़ी सी समझना चाहते हैं कि ये जो डेल्टा एस मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको भी आप जो है ना फर्दर ऐसे लिख सकते थे, S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो इससे क्या मुराद है कि ये क्या चीज है। देखिए कि जब बॉडी पहली पोजीशन के ऊपर था तो सब जाहिर है इसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट पहले भी था, और उसको आप D1 कह सकते हैं, D1। और जब ये दूसरी पोजीशन पे चला गया तो अब इसका जो न्यू डिस्प्लेसमेंट होगा उसे आप D2 कहेंगे। और डिस्प्लेसमेंट आप कहाँ से लेते हैं, यहाँ से। देखें, अब जब इसने पोजीशन चेंज की है तो डायरेक्टली ये इसका, देखें इसकी जो है ना वो पोजीशन चेंज हुई, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ से चेंज हो गया हुआ है। तो इस वजह से हम लोग इसको लिखते हैं चेंज इन डिस्टेंस। इसको जो दूसरी डेफिनेशन है वैसे भी हम करते हैं कि चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, के यूनिट टाइम के अंदर बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, डिस्टेंस चेंज करता है, उसको जो है ना उसकी स्पीड कहते हैं। अब अगर मिसाल के तौर पर एक गाड़ी है, आपके पास एक गाड़ी है और वो जो है ना जा रही है, ट्रेवल कर रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो चलती है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे जो है ना उस गाड़ी को अगर बनाना चाहूँ तो फर्ज करेंगे जी ये हमारे पास एक गाड़ी है इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से जा रही है। पहले ये यहाँ पे थी, इस पोजीशन के ऊपर इसका जो डिस्टेंस था किसी ओरिजिन से जहां से इसने स्टार्ट किया था वहां से इसका फासला S1 था। अब कुछ टाइम, अब जब आपने इसे ऑब्जर्व करना शुरू किया तो उस वक्त आपने जो टाइम है वो T1 ले लिया। अब कुछ टाइम के बाद जो है ना ये यहाँ पे पहुंच गई हुई है, तो साफ जाहिर है इसका जो अब डिस्टेंस होगा उस ओरिजिन से, यानी फर्ज करें आपने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है इसको, गाड़ी यहां से चली है लेकिन हमने ऑब्जर्व इधर से करना स्टार्ट किया है, तो इस वजह से यहां पे मैंने S1 किया कि ये होगा S1, और जब हम जहां पे ये पहुंच गई है वो वहां पे जो इसका जो डिस्टेंस होगा वो S2 होगा। अब हमें तो दरअसल ये चाहिए कि इसने इस टाइम के दौरान जो है ना ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो अब देखें ये पूरा S2, इसमें से अगर हम ये S1 माइनस कर दें तो बाकी हमारे पास ये बचेगा डेल्टा S। और इसी तरह से ये टाइम T1 और T2 का भी इसी तरह से है
कि जब गाड़ी यहाँ से चली थी तो साहब कुछ ना कुछ उसको टाइम लग रहा था। जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया तो मिसाल के तौर पर ये 2:15 और 10 सेकंड थे यहाँ पे, और जब ये इधर पहुंची तो 2:10 और 16 सेकंड हो गए, यानी 1 सेकंड इसने दिया। तो वो भी हम इसी तरह से माइनस करके यहाँ पे ये जो इंटरवल है, ये जो ड्यूरेशन है जिसके दौरान ये बॉडी ने ट्रेवल किया, इसको हम डेल्टा टी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब अगर आप डिस्टेंस की टर्म में कहेंगे तो चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम कहेंगे, ठीक है। और अगर आप इसको जो है ना स्पीड कहेंगे, और अगर आप इसमें डायरेक्शन को इन्वॉल्व करेंगे कि किसी खास डायरेक्शन के अंदर बॉडी ने जो है वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जब करना है, तो फिर उसकी जो टर्म है वो उसकी वेलोसिटी कहलाएगी। और दूसरी बात, एक आखिरी इस हवाले से वो ये मैं कहना चाहता हूं कि हमने इसका यूनिट लिखा मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे भी हमने इसको मीटर पर सेकंड कहा है। तो यहाँ पे यूनिट टाइम से क्या मुराद है ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप टाइम का यूनिट सेकंड के अंदर ले रहे हैं और लंबाई जो आप नाप रहे हैं उसको आप मीटर में ले रहे हैं, क्योंकि ये एसआई यूनिट्स हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, तो आमतौर पे हम इन्हीं के अंदर लेते हैं। तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इनको जो है ना हम लोग मीटर में नापते हैं और टाइम को सेकंड में। अदरवाइज अगर आप कोई लंबे फासले को नाप रहे हैं तो फिर आप उसको किलोमीटर भी देखते हैं, और फी घंटा, टाइम को अगर आप घंटों में ले लेंगे तो फिर आप उसको किलोमीटर फी घंटा, जैसे हमारी मोटरसाइकिल की सुई के ऊपर मीटर के ऊपर या गाड़ी के मीटर के ऊपर आप देखते हैं कि वहां पे 50, 60, 70, 80, 90 इस तरह से जो है स्पीड लिखी होती है, और ऊपर kmph लिखा होता है। kmph इस तरह से जो है लिखा होता है, किलोमीटर, या तो ऐसे ph लिखा होता है, इसका मतलब होता है पर आवर। तो अब उसकी जो स्पीड है वो 60 अगर जब होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 1 घंटे तक बॉडी इस तरह से चलता रहे और वो अपनी पोजीशन चेंज करता रहे, तो वहां तक जब ये जाएगा तो उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो 60 किलोमीटर हो जाएगा। यानी 1 घंटा अगर वो उसी बिल्कुल मुसलसल उसके साथ चलता रहे, अगर उसके अंदर कोई चेंज ना आए। तो इसलिए यूनिट, अगर आप लंबाई का यूनिट किलोमीटर में लेंगे और टाइम को घंटे में लेंगे तो किलोमीटर फी घंटा हो जाएगा। इसी तरह से लंबाई बाज़ औक़ात फुट में भी ली जाती है, तो आप फुट पर सेकंड भी कह सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से ये यूनिट टाइम से मुराद ये है। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हम अगले कुछ आने वाले लेक्चर्स के अंदर भी हम डिस्कस करेंगे, तो ये दरअसल हम एसआई यूनिट्स की बात कर रहे हैं और उनके साथ हम डील कर रहे हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी जो चीज होगी वो ये है कि स्पीड और वेलोसिटी। अब ये यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, फिर एवरेज स्पीड क्या होती है, ठीक है, और इसी तरह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, ये क्या होते हैं, इनके बारे में अभी हम आगे बात करते हैं। अच्छा, तो अब हम आगे देखेंगे कि ये स्पीड यूनिफॉर्म किस तरह से होती है और नॉन यूनिफॉर्म कब होती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं अभी। तो देखिए, अभी हमने एक गाड़ी की जो है वो एग्जांपल ली थी कि फर्ज करें ये गाड़ी है, इस तरह से ये सड़क के ऊपर जो है वो ट्रैवल कर रही है और इसने कुछ इंटरवल्स के अंदर जो है ना ये ट्रैवल किया है। मिसाल के तौर पर पहले ये यहाँ पे थी, इस पॉइंट के ऊपर थी, ठीक है, और उसके बाद कुछ देर के बाद ये यहाँ पे पहुँच गई हुई है, ठीक है, और उसके बाद आपने इसको ऑब्जर्व किया, आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये जो है ना अपनी पोजीशन चेंज करती जा रही है, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज करती जा रही है। अब फर्ज करें कि यहाँ पे टाइम जो है वो t1 था, इधर टाइम t2 था, यहाँ पे टाइम t3 था, और इस वक्त यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस था वो s1 था, यहाँ पे s2 आप कह सकते हैं और यहाँ पे s3 कह लें। और डिस्प्लेसमेंट की अगर आप बात करें तो यहाँ पे d1, यहाँ पे d2 और यहाँ पे आप d3 कह सकते हैं, क्योंकि फर्ज करेंगे ये बॉडी यहाँ कहीं से चला था, ये इसका रेफरेंस है, ये इसका रेफरेंस पॉइंट है जहां से ये चला था, यानी ओरिजिन है इसका। तो अब हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म जब स्पीड और वेलोसिटी कब होते हैं। तो अब देखिए कि फर्ज करें कि यहां से ये बॉडी जो चला है तो इसको जो है ना यहाँ पे 5 सेकंड लगे हैं, यानी ये जो t1 और t2 जो टाइम है, इसका जो टाइम इंटरवल निकलता है डेल्टा टी, फर्ज करें वो है जी यहाँ पे डेल्टा टी, ये जो है आपके पास है 5 सेकंड, और इस दौरान जो बॉडी ने यहाँ से डिस्टेंस से ट्रैवल किया है इसे आप डेल्टा एस अगर मान लें तो फर्ज करें ये है जी 5 मीटर।
और इसी तरह से अगर आप इसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा डी कहें तो वो भी फर्ज करें हम 5 मीटर ही ले लेते हैं कि इतना होगा, ठीक है। इसी तरह से अब ये दूसरा इंटरवल है, ये डेल्टा टी है जी, फर्ज करें आपके पास, फिर उसी तरह से 5 सेकंड का, और यहाँ पे जो डेल्टा एस है वो भी 5 मीटर है दोबारा, और जो डेल्टा डी है फर्ज करें ये भी 5 मीटर है। तो अब देखें इस दौरान में अगर आप इसकी स्पीड निकालें तो स्पीड को हम लिखा करते हैं v दैट इज इक्वल टू डेल्टा s ओवर डेल्टा t, और अगर आप वेलोसिटी की बात करें तो उसको आप निकालते हैं जी v दैट इज इक्वल टू डेल्टा d ओवर डेल्टा t, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे और इधर जो है वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, तो अब अगर आप यहाँ पे इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करें तो जरा देखिएगा कि पहला जो इंटरवल है, पहला इंटरवल के दौरान बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया था उस दौरान उसकी स्पीड को हम v1 कह लेते हैं। तो इसने जो डिस्टेंस चेंज किया डेल्टा s वो 5 मीटर था, और जो टाइम था डेल्टा t दैट वाज 5 सेकंड्स। तो 5 से 5 आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये बनेगा 1 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से दूसरे इंटरवल को आप देखें तो वैल्यू सेम है, तो अब मैं इसको डायरेक्ट थोड़ा लिख सकता हूं कि वहां पे भी जो डेल्टा एस आपके पास 5 मीटर है और ये 5 सेकंड उसको टाइम लगा था, तो इसकी स्पीड दोबारा जो है वो 1 मीटर पर सेकंड आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी पहले इंटरवल के दौरान भी जो है उसकी स्पीड 1 है और दूसरे के दौरान भी 1 है। इसी तरह से अगर अगले इंटरवल्स के अंदर हर 5 सेकंड के इंटरवल के अंदर अगर बॉडी एक जैसा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा तो उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म होगी। तो इसका मतलब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करे, मैं इसको हिंट की शक्ल में यहां पे लिखूंगा, इक्वल डिस्टेंस या डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, कि अगर ऐसा होगा तो फिर जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म होगी, वो एक जैसी होगी, सेम होगी। अच्छा, इसी तरह से अगर आप वेलोसिटी की टर्म्स में कहेंगे तो देखें पहले इंटरवल के दौरान अगर आप इसकी वेलोसिटी निकालें तो ये भी आएगा डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, तो इसकी वैल्यू भी 5 मीटर और 5 सेकंड इस तरह से, तो इसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये भी 1 मीटर पर सेकंड आ रही है। इसी तरह से अगर आप दूसरे इंटरवल को देखें तो यहाँ पे भी जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है वो 5 मीटर है और जो टाइम है वो 5 सेकंड का है, तो अब जो वेलोसिटी है इस इंटरवल के दौरान वो v2 हम कह लेंगे, तो वो भी आपके पास उसी तरह से 1 मीटर पर सेकंड आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जैसे हमने यहाँ पे स्पीड को डिफाइन किया है, इक्वल डिस्टेंस का हमने लफ्ज यहाँ पे यूज किया, तो हम वहां पे वर्ड यूज कर लेंगे डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है जी। तो फिर जो आपकी वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म होगी। इसी तरह से अब हम थोड़ा सा आगे अगर चलें तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी जो है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। मैं स्पीड की जो है वो लिख रहा हूं और वेलोसिटी जो है आप उसी तरह से उसको खुद भी लिख सकते हैं, ये बुक के अंदर वैसे मेंशन है, वहां से भी आप कर सकते हैं। हमारा मकसद है दरअसल इसको समझना कि किस तरह से जो है हम इनको डिफाइन करते होते हैं, ये क्या मतलब है इस बात का। अब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक चेंज आ जाए कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है और जो डिस्प्लेसमेंट है ना या डिस्टेंस है वो फर्ज करें इक्वल नहीं रहा। पहले इंटरवल के दौरान जो है ये 5 मीटर था, दूसरे इंटरवल के दौरान फर्ज करें ये 10 मीटर हो गया हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे पहले इंटरवल के दौरान 5 था और यहाँ पे जो है ना ये 10 हो गया हुआ है, ऐसे अगर हम मान लें। तो अब देखिए पहले इंटरवल के दौरान अगर आप स्पीड निकालेंगे डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, डेल्टा एस आपके पास ये है और डेल्टा टी ये है, तो 5/5 1 मीटर पर सेकंड आएगी। दूसरे इंटरवल के दौरान जब आप निकालेंगे तो अब देखें यहाँ पे डेल्टा एस जो है वो 10 है और ये 5 है टाइम जो है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आप वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। तो इसका मतलब पहले इंटरवल के दौरान बॉडी ने 5 मीटर ट्रेवल किया था तो उसकी स्पीड थी 1 मीटर पर सेकंड, और दूसरे इंटरवल के अंदर उसने जो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया हुआ है तो उसकी स्पीड 2 मीटर आ गई है, यानी पहले में और थी और दूसरे में और है, चेंज हो गई हुई है। इसी तरह से अगर फर्ज करें थर्ड इंटरवल के दौरान
इसका डिस्टेंस चेंज हो जाता है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। इसी तरह से सेम जो है वो इसी तरह से वेलोसिटी के बारे में भी आप कहेंगे। तो इसका मतलब क्या निकला कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर टाइम के इंटरवल्स इक्वल हों। पहले भी 5 सेकंड थे, अभी 5 सेकंड हो। पहले डिस्टेंस 5 मीटर था, अब 10 हो गया हुआ है। तो पहले डिस्प्लेसमेंट 5 था, अब 10 हो गया हुआ है, यानी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस चेंज हो रहे हैं, टाइम वही है। तो फिर उसकी जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म होगी, या इसको आप वेरिएबल भी कहते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी होगी। ठीक है जी, कि वेलोसिटी में तब्दीली आ रही होगी, वेलोसिटी फिर चेंज हो रही होगी, या स्पीड जो है वो चेंज हो रही होगी। तो इसको आप कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसको मैं हिंट में लिखूंगा कि इक्वल अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स, अनइक्वल डिस्टेंसेस, सॉरी स्पीड के लिए आप कहेंगे डिस्टेंसेस, और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है जी, कि अगर इक्वल इंटरवल के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस होगा तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड आएगी। और इसी तरह से अगर डिस्प्लेसमेंट की आप बात कर लेंगे तो फिर ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब आखिरी जो टर्म है इस हवाले से वो है जी एवरेज, कि एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड से क्या मुराद है। एवरेज स्पीड, तो इसको हम डिफाइन करते हैं टोटल डिस्टेंस या चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इसको जी आप वी एवरेज इस तरह से जाहिर करते हैं, वी एवरेज। नीचे ए वी जो मैंने लिखा है ये दरअसल एवरेज को शो कर रहा है, तो इसको आप लिखते हैं वी एवरेज। तो इसको आप कहते हैं टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब इसका क्या मतलब है, इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम से मुराद ये है कि बॉडी जो है ना, इसने 2 इंटरवल्स के अंदर यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल किए थे। पहला इंटरवल भी 5 सेकंड का था, दूसरा भी 5 सेकंड का था। पहले इसने 5 मीटर ट्रेवल किए थे, अब 10 किए थे। तो अब आप चाहते हैं कि पहले इंटरवल के दौरान स्पीड 1 थी, दूसरे में जो है वो 2 हो गई थी। अब इसकी एवरेज क्या होगी? तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली कि टोटल डिस्टेंस कर लेंगे 15 आ जाएगा, और टोटल टाइम कर लेंगे 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो आपके पास यहाँ पे वैल्यू बनेगी इसकी, वो आ जाएगी जी। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसी का निकालना चाहूँ तो ये टोटल डिस्टेंस 15 मीटर होगा और टोटल टाइम 10 सेकंड होगा। तो यहाँ से ये निकलेगा 1.5 मीटर पर सेकंड। और वैसे भी यहाँ से नजर आ रहा था कि अगर पहले इंटरवल के दौरान v1 है, सॉरी 1 मीटर पर सेकंड है और दूसरे में 2 मीटर पर सेकंड है, तो एवरेज निकालेंगे तो दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम करते हैं। ये फार्मूला भी हमारे पास होता है, तो 1.5 जवाब आएगा। तो लेकिन कि फिजिक्स इसके अंदर क्या है, फिजिक्स ये है कि बॉडी जो है ना, उसने 3-4 इंटरवल्स जो है वो किए हैं और हर इंटरवल के दौरान उसका डिस्टेंस मुख्तलिफ था, और आप उसकी एवरेज निकालना चाहते हैं तो फिर उसकी एवरेज निकालने का यही तरीका है कि उसका टोटल डिस्टेंस ले लें और उसका टोटल टाइम लेके डिवाइड कर दें, तो वो आपके पास आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज स्पीड। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर आप एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे तो वो भी ऐसे ही होगा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम आ जाएगा। बाकी यूनिट वगैरह और उसकी बाकी सारी चीजें जो है उसी तरह से रहेंगी। तो ये इनके दरमियान बुनियादी फर्क है, स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान। डायरेक्शन का फर्क है कि अगर आप डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, रैंडम डायरेक्शन के अंदर बॉडी मूव करता रहेगा, तो उसका डिस्टेंस होगा, और डिस्टेंस जब होगा, डिस्टेंस चेंज हो रहा होगा या उसकी पोजीशन चेंज हो रही होगी, तो उसके अंदर जो क्वांटिटी है उसको हम स्पीड कहेंगे, वो स्केलर होगी। और अगर किसी खास डायरेक्शन की बात आ जाएगी तो फिर जो है ना वो हमारे पास जो क्वांटिटी है दैट विल बी वेलोसिटी। अब यहाँ पे हमने देखिए, यहाँ पे हमने बातें की हैं कि कुछ हमने केसेस डिस्कस किए हैं। जैसे यूनिफॉर्म का केस हमने डिस्कस किया, तो उसमें हमने कहा कि जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज नहीं हो रहा, तो उनकी स्पीड जो है ना वो एक जैसी आ रही थी। और कुछ केसेस के अंदर जो है ना नॉन यूनिफॉर्म के अंदर जो है वो स्पीड या वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही थी। तो जब वेलोसिटी चेंज होती है
तो एक नई क्वांटिटी या नई जो एक टर्म है वो इंट्रोड्यूस हम करते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। कि बॉडी की जब वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो उसके अंदर एक न्यू जो टर्म हम अटैच करते हैं मोशन के साथ, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है, फिर उसकी टाइप्स कितनी है, किस तरह की हैं, इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।